हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द स्टोरी ऑफ क्यूजू ये कहानी इज्जत बचाने और इज्जत जीतने के बारे में है। और अगर आप चीज़ों को बहुत दूर ले जाते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस कहानी में क्यूजू नाम की एक गर्भवती महिला है। ये पूरी कहानी उसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक साथ कई बातों पर प्रकाश डालती है जो कि आपको फिल्म देखने पर पता चल जाएगा। कहानी चाइना के एक शहर से शुरू हुई। जहां भी नजर जा रही थी बस सड़कों पर लोग नजर आ रहे थे। शहर था तो इतने लोगों का होना भी आम बात थी। कहानी 90s के चाइना को दर्शाती है। उसी भीड़ में हम दो महिलाओं को देखते हैं। एक महिला हाथ गाड़ी खींच रही है और उस पर एक शख्स लेटा था। लाल कपड़े वाली महिला का नाम क्यू है और उस पर लेटा हुआ शख्स उसका पति वान है। हाथ गाड़ी खींचने वाली लड़की वान की बहन मीजी है। पर उसके पति के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इस तरह से शहर आना पड़ा। तीनों शहर से दूर एक विलेज में रहते हैं। वहाँ वो वान को एक डॉक्टर के पास ले गए। उसके कमर और पैर की हड्डी के बीच चोट लगी है जिस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये हादसा उसके विलेज में ही हुआ। यहाँ हमें पता चला कि क्यू प्रेग्नेंट भी है। दोनों बाहर आकर इंतज़ार करने लगे। उन्हें भरोसा नहीं कि वो डॉक्टर वान का इलाज कर पाएगा क्योंकि वो किसी भी तरह से एक डॉक्टर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वान हाथ में एक पर्चा लेकर बाहर आया। वो पर्चा उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने कहा शायद से वो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगा। क्यू प्रेग्नेंट है इसलिए वो हाथ गाड़ी खींच नहीं सकती। यहाँ 90s में वन चाइल्ड पॉलिसी का असर भी हमें साफ देखने मिलता है। उन्हें पता नहीं कि होने वाला बच्चा लड़का हो गया या लड़की। क्यू को अपने पति की फिक्र ज़्यादा थी। वान ने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट था। उसके अनुसार मैं कुछ दिनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। गांव पहाड़ों में बसा था। सर्दी का मौसम, हर तरफ बर्फ पड़ी थी। घर पर वान के बूढ़े माता पिता भी हैं। हम देखते हैं क्यू एक शख्स के घर गई। इस शख्स का नाम वांग है। वांग उस विलेज का चीफ है। किसी बात के बहस के कारण उसने वान को लात मार दी जिससे वो इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गया। क्यू ने उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और उसे पढ़ने को कहा। वांग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चला गया। वहां वांग का परिवार भी था पर वांग किसी की बात नहीं सुनता। क्यू उसके पास फिर गई। उसने वांग से जवाब मांगा कि इस मसले का हल क्या है। वांग को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसने कहा मैं भी बाहर खड़ा हो जाता हूँ और अपने पति से कह दो कि मुझे भी एक लात मार दे, सब हिसाब बराबर हो जाएगा। क्यू को इंसाफ चाहिए इसलिए वो वहाँ से चली गई क्योंकि वांग किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। हम देखते हैं वान घर पर था। क्यू आई तो उसने पूछा कि क्या बात हो गई। क्यू ने कहा अब चीफ से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कल खुद शिकायत करने विलेज के पुलिस स्टेशन जाएगी। प्रेगनेंसी में क्यू का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं, इसलिए वो मीजी को साथ ले जा रही है। वहाँ काफ़ी ऑफिसर्स इकट्ठा थे। वहाँ वो एक ऑफिसर से मिली। उसका नाम ऑफिसर ली है। उसे पता था क्यू वान की पत्नी है। क्योंकि गांव का पुलिस स्टेशन था तो वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वहाँ क्यू ने उसे सारी बात बताई। बहस ज़मीनी विवाद को लेकर शुरू हुआ था पर झगड़ा सिर्फ मुंह से था। इसी बीच चीफ ने वान को लात मार दी। ली ने कहा अभी के लिए तुम दोनों घर जाओ, मैं 2 दिनों बाद आकर मामले की छानबीन करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। 2 दिनों बाद ऑफिसर ली उस गांव में आया। क्यू उसे लेकर वांग के घर गई। ली भी वांग को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वांग उस विलेज का चीफ था। ली ने कहा कि मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी और वान से भी मिलकर आ रहा हूँ। ली ने वहाँ विलेज हेड की भी गलती बताई। उसे वान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को इस तरह से मारना बिल्कुल गलत है। पर वांग के मन में पछतावे की जरा सी भी भावना नहीं है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जैसे ये छोटी बात हो। उसने कहा मैं तो बस कानून के नियमों का पालन कर रहा था। वांग की बातों से लगता है जैसे वो कानून का सहारा लेकर किसी भी बेकसूर को पीट सकता है। ऑफिसर ने क्यू को बाहर इंतज़ार करने को कहा क्योंकि वो वांग से अकेले में बात करना चाहता है। क्यू जब बाहर आई तो वहाँ विलेज के काफ़ी लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ली बाहर आया। उसने कहा इसमें गलती दोनों की है। उसने बताया कि वांग उसे मेडिकल खर्च और उसकी अब तक की मजदूरी देने को तैयार है।
जो कि 200 युआन के करीब है। कियू ने कहा, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। वो चाहती थी कि वांग पूरे गांव के सामने उसके पति से माफ़ी मांगे। ली ने कहा, वांग माफ़ी तो नहीं मांग सकता क्योंकि बात उसके आत्मसम्मान पर आ जाएगी, पर वो उसकी सारी भरपाई करने को तैयार है। क्यू भी उसकी बात मान गई क्योंकि वांग किसी कीमत पर उसके सामने झुकने को तैयार नहीं। वो गांव का रसूखदार जो ठहरा, उसका अहंकार उसके आत्मसम्मान के बीच मजबूती से खड़ा था। दूसरे दिन जब वो वांग के घर पैसे लेने आई तो वो साथ अपने रसीद भी ले आई थी, जिसमें उसके सारे खर्चों का विवरण था। वांग ने रसीद देखी और जेब से पैसे निकालकर उसके सामने उड़ा दिया और कहा, अब इसे उठा ले। क्यू बस उसकी तरफ देखती रह गई। उससे ज़्यादा अहंकारी और कपटी इंसान उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। क्यू ने कहा, वो इन पैसों को किसी भी कीमत पर नहीं उठाएगी और इसकी शिकायत वो थाना अधिकारी से ज़रूर करेगी। वांग एकदम सीना तान कर खड़ा था। उसने कहा, जिससे भी शिकायत करनी हो कर ले। सारे छोटे से बड़े थाना अधिकारी को वो अपनी जेब में रखता है। दूसरे दिन क्यू सुबह सुबह मीजी को लेकर निकल गई। वहाँ सिर्फ एक ऑफिसर बैठा था। जब क्यू ने ऑफिसर ली के बारे में पूछा तो उसने बताया, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, कब तक आएंगे इसका कुछ पता नहीं। क्यू प्रेग्नेंट थी, उसके लिए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ खतरनाक साबित हो सकती है। शाम वो अपने पति के साथ बैठी थी। उसने सारी बात वान से बताई कि कैसे वांग ने पैसे उसके मुंह पर उछाल दिए। क्यू को नहीं लगता कि उन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा। वान भी चलने फिरने की हालत में नहीं था कि वो खुद कहीं जाकर अपने लिए बात कर सके। उसे डर है कहीं इस भाग दौड़ में क्यू अपना बच्चा न खो दे। इस पर क्यू ने कहा, अब जो भी हो वो वांग को सबक सिखा कर रहेगी। अगर बच्चा गिरना होगा तो एक छोटी सी छींक से भी गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरना होगा तो भूकंप भी आ जाए तो भी बच्चे को कुछ नहीं होगा। उनके पास भाग दौड़ करने के लिए घर पर पैसे भी नहीं थे। वान ने कहा, कल बाजार जाकर कुछ मिर्ची बेच आओ, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह ही क्यू अपने साथ मीजी को लेकर चली गई। एक हाथ गाड़ी पर उसने काफ़ी सारी सूखी मिर्चियाँ लाद ली। थोड़ी देर बाद वो बाजार पहुंच गए। वहाँ मिर्ची को पीस कर उसका मिर्च पाउडर तैयार किया जाता था। क्यू ने अपनी मिर्चियाँ उस दुकानदार को बेच दी, जिसके उसे 122 युआन मिल गए। कुछ दिनों का खर्च तो इससे निकल ही जाएगा। वहाँ से वो दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन आ गए क्योंकि गांव के थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ बैठे एक शख्स ने कहा, यहाँ शिकायत दर्ज करने के लिए उसे कंप्लेंट लेटर लिखना होगा। उसने बताया, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक शख्स बैठता है, वो उसका काम कर देगा। वहाँ एक बूढ़ा शख्स लेटर लिखता था, पर उसने क्यू से लेटर लिखने के 20 युआन मांगे, जो कि क्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा थे। क्यू पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने लेटर ले जाकर वहाँ बैठे एक ऑफिसर को दिया। उस लेटर को पढ़ वो हंसने लगा। उसे पता चल गया कि ये लेटर उसने उस बूढ़े शख्स से लिखवाया है। ऑफिसर के पूछने पर क्यू ने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता, जिसके लिए उसे 20 युआन देना पड़ा। अगर उसने पढ़ाई की होती तो आज उसे इतने पैसे नहीं देने पड़ते। उस ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर ली पहले ही इस मुद्दे पर काम कर चुका है, तो वो आज यहाँ क्यों आई है। क्यू ने उन्हें सारी बात बताई और उसने बताया कि ऑफिसर ली विलेज चीफ का काफ़ी वफादार है, तो इस मामले में वो विलेज चीफ के ही फेवर में काम करेगा। वो चाहती है कि इस मुद्दे की छानबीन अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस करे। ऑफिसर ने कहा, पेपर यहीं छोड़ दो, 5 से 6 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। अगर क्यू उस फैसले से खुश नहीं है तो वो और हायर लेवल पर इसे एस्केलेट कर सकती है। वो जाकर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में इसकी जांच करवा सकती है। इसके बाद क्यू वहाँ से चली गई। हम 5 दिनों बाद देखते हैं, ली बाजार में वांग से मिला। उसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के फैसले की कॉपी उसे दिखाई। उसमें साफ लिखा था कि वांग को उन्हें 250 युआन का भुगतान करना होगा, पर वांग इस फैसले पर हंस रहा था कि क्यू इस मामले को लेकर यहाँ तक चली आई। वो उसका मजाक बनाने लगा। उसे किसी भी बात का जरा सा भी अफसोस और डर नहीं है। ली ने कहा कि जाकर क्यू और उसके पति से माफ़ी मांग लो और उन्हें फैसले के अनुसार भुगतान कर दो, वरना ये मामला एक बार हायर लेवल पर एस्केलेट हो गया
तो वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। पर वांग को किसी बात का डर नहीं। दूसरे दिन ली फैसले की कॉपी लेकर कियू के घर आया। वो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी ले आया था जो कि वांग ने माफ़ी के तौर पर भेजे थे। ऑफिसर ली ने उन्हें वहाँ हर तरह से समझाया कि इस मुद्दे को इतना खींचने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पनसेशन मिलने के बाद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया है। उसने ये भी कह दिया कि वांग को अपने किए पर पछतावा है। पर कियू इस फैसले से खुश नहीं। ये तो वही पहले वाला ही फैसला है जिसमें सिर्फ 50 युआन का ही अंतर है। उसे अब माफ़ी ही चाहिए। दूसरे दिन वान का पिता पुलिस स्टेशन में आया और ली को उसके गिफ्ट वापस कर दिए, क्योंकि ये सब वांग ने नहीं, ली खुद खरीद कर ले आया था। क्यू को ये बात उस शॉपकीपर ने बताई थी जहाँ से ली ने गिफ्ट खरीदे थे, और ये गिफ्ट देकर वो उन्हें खरीद नहीं सकता। ली कियू के इस बर्ताव से काफ़ी नाराज़ हुआ। कियू ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था कि उसे माफ़ी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कियू अपने साथ मीजी को लेकर शहर जा रही है, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में वांग की शिकायत करने। जब तक ये काम नहीं हो जाता वो शहर के ही एक होटल लेकर रहेगी, क्योंकि शहर से गांव का सफ़र काफ़ी लंबा था। शहर से गांव तक गाड़ी भाड़ा काफ़ी हो जाता था और इस हालत में वो इतनी भागदौड़ भी नहीं कर सकती। शहर पहुंचकर उन्हें एक सस्ते होटल की तलाश थी जहां वो रह सके। उन्हें देख लग रहा था शायद से वो काफ़ी सालों बाद यहाँ आए हों। यहाँ सड़कों पर भागती गाड़ियाँ काफ़ी अलग थी। वहाँ एक साइकिल वाला आया। जब कियू ने उससे सस्ते होटल के बारे में पूछा तो उसने उन्हें अपने रिक्शा में बिठा लिया, जिसके उसने 30 युआन मांगे। लेकिन जब दोनों होटल के भीतर गए तो वो काफ़ी महंगा था। दोनों बाहर आ गए। वहीं खड़े एक शख्स ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें सस्ता होटल मिल जाएगा। और उसने बताया कि उस रिक्शा वाले ने तुम्हें ठग लिया, क्योंकि बस स्टैंड से होटल आने के सिर्फ 5 युआन लगते हैं। उसने तुमसे 30 ले लिए। उसने गांव वाला समझकर उनका फ़ायदा उठाया। उस शख्स ने उनसे कहा कि अपने गांव वाले कपड़े बदल लो, वरना यहाँ हर कोई तुम्हें ठगता ही रहेगा। कियू ने जाकर अपने लिए एक कोट खरीद लिया। दोनों को उस शख्स के बताए गए होटल में जगह मिल गई। उस मैनेजर को पता था कि वो यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं। कियू ने पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उस शख्स ने बताया, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो यहीं पास में ही है, तो जब भी गांव से लोग यहाँ आते हैं तो इसी होटल में रुकते हैं, इसलिए उसे काफ़ी लीगल मैटर्स की जानकारी है। उस शख्स ने कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताना, जिसके लिए वो एक भी पैसे चार्ज नहीं करेगा। रात वो वहीं सो गए। सुबह उसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वर्डिक्ट लेटर उस बूढ़े शख्स को दिखाया, पर उस शख्स ने कहा, ये फैसला बिल्कुल सही है। उस शख्स ने बताया, इस शहर में लाखों लोग हैं, जिसमें से 10,000 केसेस की सुनवाई अभी भी पेंडिंग है। लोगों की चप्पल घिस जाती है अदालत और थाने के चक्कर काटने में। तुम्हारे लिए ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, पर अदालत के लिए ये बस आम मसला है। ये सारी बातें सुन क्यू काफ़ी उदास हो गई। वो यहाँ काफ़ी उम्मीद से आई थी। ये देख उस बूढ़े शख्स को उस पर तरस आ गया, क्योंकि उसे पता था कि क्यू प्रेग्नेंट है और ज़्यादा चिंता करना माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं। उसने कहा, तुम जाकर सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर से मिल लो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। उसने क्यू को उसका एड्रेस दिया। क्यू और मीजी डायरेक्टर से मिलने जाने लगे, पर उन्हें ध्यान आया कि इतने बड़े इंसान से मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ले लिया जाए। उन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट्स ले लिए और एक पेंटिंग ले ली भेंट के तौर पर। किसी तरह वो डायरेक्टर के घर पहुंच गए। उसके बाद डायरेक्टर ने उन्हें अपनी कार से होटल पहुंचाया, जिससे पता चलता है कि डायरेक्टर एक अच्छा इंसान है। पर उसने उनके फ्रूट्स और पेंटिंग नहीं ली। उस बूढ़े शख्स ने डायरेक्टर के बारे में जो भी कहा था वो सब सही था। डायरेक्टर सच में एक अच्छा इंसान है। क्यू के कहने पर उस बूढ़े शख्स ने पेंटिंग अपने पास रख ली, लेकिन फ्रूट्स नहीं लिए, और उसने यकीन दिलाया कि अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोनों एक जगह बैठकर शहर के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगे। सब कुछ तेज गति से भाग रहा था। लोगों का रहन सहन और उनका पहनावा गांव से बिल्कुल अलग था। दूसरे दिन दोनों गांव वापस आ गए। शहर से क्यू अपने घर वालों के लिए कुछ सामान भी ले आई थी, पर वान खुश नहीं दिखाई पड़ता। क्यू के पूछने पर उसने कहा, तुम इस बार हारो या जीतो, पर यह फैसला आखिरी होगा।
क्योंकि ये सब करने से चीफ को तो कुछ नहीं होगा, पर हम आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन क्यू पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने तो चीफ को सबक सिखाने की जैसे जिद पकड़ ली हो। अगर इस बार उसे छोड़ दिया तो वो दोबारा से यही हरकत करेगा। दूसरे दिन चीफ ने वांग को अपने घर बुलाया। वांग अपने साथ सिक्योरिटी ब्यूरो की वर्डिक्ट कॉपी ले आया था। सिक्योरिटी ब्यूरो ने अपना फैसला सुना दिया था। कोर्ट का फैसला और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फैसला समान था। दोनों में कोई अंतर नहीं। इसमें भी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने वांग को 250 युआन देकर भरपाई करने को कहा था। वांग ने कहा, अगर तुम एग्री हो जाते हो तो मैं तुम्हें 50 युआन एक्स्ट्रा दे दूंगा। कुल 300 युआन तुम्हारे हो जाएंगे और सारा मामला भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। वांग ने कहा, मैं एक सरकार के लिए काम करने वाला आदमी हूँ। तुम कितना ही हाथ पैर मार लो, पर मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। वान ने पैसे ले लिए। वहाँ वांग ने उसे शराब पिलाई और खाना भी खिलाया। दूसरे दिन क्यू वांग के घर आई उसे पैसे लौटाने। क्यू को समझ नहीं आता, अगर सिक्योरिटी ब्यूरो का लेटर आता तो उसे मिलना चाहिए था, पर ये वांग के पास कैसे आया। यहाँ वांग ने वो पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। क्यू ने वो पैसे उसके सामने फेंक दिए। क्यू जाने लगी। वांग ने कहा, अगर तुम इस केस को भगवान के पास भी ले जाओगी तो भी फैसला वही होगा। क्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाए और क्या करे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वान ने कहा, अब ये सब बंद कर दो, हमारे पास अब बेचने को कुछ भी नहीं है। शहर जाने पर काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। वो वापस से मिजी को लेकर शहर गई डायरेक्टर यान से मिलने। वहाँ डायरेक्टर ने बताया कि फैसले की कॉपी सिक्योरिटी ब्यूरो ने क्यू को ही भेजी होगी, पर वो चीफ को कैसे मिली उसे नहीं पता। शायद से उसे ली ने वो कॉपी दिया होगा। डायरेक्टर काफ़ी अच्छा इंसान है और अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार भी था। उसने दोनों को बाज़ार में ले जाकर सूप भी पिलाया। उसने एक डिस्ट्रिक्ट लॉयर उन्हें रिकमेंड किया जो उसकी इस केस में मदद करेगा। वो जाकर लॉयर वू से मिली। उसने यकीन दिलाया कि वो फिर से पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में अपील करेगा। इस बार कोई न कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। क्यू सोचने लगी कि काश ये लॉयर उन्हें पहले ही मिल गया होता तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाती। घर जाते वक्त रास्ते में उसे ऑफिसर ली मिला। उसने क्यू से माफ़ी मांगी कि उसने उसके केस में काफ़ी लापरवाही दिखाई, पर क्यू को उसकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद क्यू को कोर्ट का लेटर आया जिसमें ट्रायल की डेट मेंशन थी, जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा। वहाँ ट्रायल में वांग को भी बुलाया गया था, लेकिन सिक्योरिटी ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के फैसले से सहमत थी, जिसके मुताबिक वांग को अभी भी 250 युआन का भुगतान करना होगा और केस क्लोज कर दिया। यानी ये सिक्योरिटी ब्यूरो का आखिरी फैसला था। डायरेक्टर ने क्यू से कहा, अगर तुम इस फैसले से खुश नहीं हो तो तुम पीपल्स कोर्ट में इस केस को अपील कर सकती हो। क्यू ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर कुछ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, जो कि पीपल्स कोर्ट के ऑर्डर पर जांच पड़ताल के लिए भेजे गए थे। मुकदमा दर्ज करने से पहले उसके पति को हॉस्पिटल में एक्सरे करवाना होगा, ये देखने के लिए कि उसकी चोट कितनी गंभीर है। हम देखते हैं महीने बीत गए। एक दिन क्यू को दर्द होना शुरू हो गया। चीफ ने कुछ विलेज वालों को अपने साथ लिया और क्यू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। ये वही चीफ है जिसे सबक सिखाने के लिए क्यू ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। हमें पता चला कि क्यू ने एक लड़के को जन्म दिया है, जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार उनके लिए खुशी की बात थी। वांग ने बाहर बैठे हुए लोगों से कहा कि मेरा इस तरह से क्यू की मदद करना और इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात की खुशी है कि क्यू और उसका बच्चा ठीक है। वांग ने गांव में पहले भी कई प्रेग्नेंट महिलाओं की मदद की है। क्यू ने अब तक जो भी किया उसका उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। अगर वो इस केस में हार भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन क्यू हॉस्पिटल से घर आई। वांग को लेकर अब उसका मन भी बदल गया है, क्योंकि उसने क्यू की काफ़ी मदद की थी, वरना वो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। हम देखते हैं 1 महीने का वक्त बीत गया। उन्होंने बच्चे की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उन्होंने चीफ को भी इनविटेशन भेजा, पर क्यू डर भी रही थी। इतना कुछ होने के बाद वो आएगा भी या नहीं। क्यू खुद चीफ को इनविटेशन देने चली गई। चीफ उसे वहाँ देख काफ़ी खुश हुआ।
उसने कियू के बच्चे को भी अपने गोद में लेकर खिलाया। वो सारी बातें भूल चुका था। कियू ने कल पार्टी में उसे आने को कहा। चीफ ने कहा वो ज़रूर आएगा, और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। दूसरे दिन पार्टी की सारी तैयारी की गई। गांव के सभी लोग घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। थोड़ी देर बाद उसके घर ऑफिसर ली आया। वो यहाँ उन्हें कुछ बताने आया था। उसने बताया, एक्सरे से पता चला कि वान की एक रिब टूट गई थी, जो कि अब ठीक हो चुकी है। पर इससे उनका केस पूरी तरह से चेंज हो गया और पुलिस चीफ को अपने साथ अरेस्ट करके ले गई। कोर्ट ने उसे 15 दिन के लिए डिटेन्ड किया है। ये सुनते ही कियू काफ़ी दुखी हो गई। वो घर से निकलकर भागती हुई गांव की सड़क की तरफ गई, पर तब तक पुलिस वांग को लेकर जा चुकी थी। कियू को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, तो आपने देखा कहानी में किस तरह कियू जू कानूनी दांवपेच में फंस जाती है, और वो उसे जितना लंबा खींचती है वो उतना ही लंबा खींचता जाता है। इस कहानी में हमें चाइना के जस्टिस सिस्टम की रूपरेखा को भी विस्तार रूप से दिखाया गया है। मुखिया भी उससे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उसने कियू जू से माफ़ी मांग ली तो उसे सारे गांव के सामने बदनामी झेलनी होगी। पर फिल्म में हमें इस कहानी का एक अलग साइड भी देखने मिलता है कि अगर चीज़ें आसानी से सुलझ जाए तो उसे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक साथ कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मुखिया का कहना था कि कियू का पति वान जुबान का काफ़ी तेज है। अगर उसने उस दिन मुखिया को उल्टा सीधा न कहा होता तो ये बात इतनी न बड़ी होती। वो सभी बरसों से एक ही गांव में साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। कहीं न कहीं मुखिया भी अहंकारी था। अगर वो कियू को सीधे ढंग से पहली बार ही पैसे दे देता तो ये मसला इतना आगे न बढ़ता। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।